बच्चे, क्या आपको पता है कि वर्ब्स के बिना इंग्लिश अधूरी है? एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बच्चे, हम भी वर्ब्स के बिना अधूरे ही हैं। मतलब हम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते विदाउट वर्ब्स। वर्ब्स आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इसे इसलिए कहा जाता है बच्चे क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं इंग्लिश में वो वर्ब से ही रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं बच्चे कि अगर आपने वर्ब्स को सही कर ली तो आपने अपनी इंग्लिश को सही कर ली। बट इसका ये मतलब नहीं है बच्चे कि आप कोई और टॉपिक या लेसन को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। नाउ एक चीज़ और बच्चे, वर्ब्स ये सबसे वास्ट लेसन है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि इससे बहुत सारे लेसन्स रिलेटेड हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, कंडीशनल्स, एक्टिव पैसिव, फ्रेजल वर्ब्स एंड सो ऑन। और दूसरा रीज़न ये है बच्चे कि इसके टर्मिनोलॉजी बहुत हैं, जैसे हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, modal verbs, transitive, intransitive, infinitive, finite, non-finite, but मैं आपको ये भी सिखाऊंगा बच्चे कि क्या आपको नहीं सीखना है। राइट, लर्न व्हाट नॉट टू लर्न इन इंग्लिश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको इसमें यह भी बताता चलूंगा बच्चे कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि टू मच ग्रामर, टू मच रूल्स विल नेवर हेल्प यू बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकर। वो सारे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या हेल्प करेगा, आपको कितने टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है, कितने डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लेसन में बच्चे हम एक्सप्लोर करेंगे मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं आपको मेन वर्ब्स पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके पीछे रीज़न है बच्चे, क्योंकि जब आप मेन वर्ब्स को पढ़ लेंगे, विल स्टार्ट विद द मेन वर्ब्स फर्स्ट एंड मूव ऑन टू ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, व्हाई? क्योंकि जब आप मेन वर्ब्स को एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट मी, सो लेट्स एक्सप्लोर मेन वर्ब्स फर्स्ट। बट बिफोर दैट मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखो बच्चे, मैं आपके कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दूंगा कि आपने इससे पहले कभी भी इस तरीके से वर्ब्स को नहीं पढ़ा होगा। अदरवाइज बच्चे, ये इतना वास्ट लेसन है कि मैं इसमें पार्ट्स बनाते बनाते ही थक जाऊंगा। ओके, तो मैंने आपके लिए इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप देखो आप इसे कितने आसान तरीके से समझते हैं। ओके, तो मैंने ये भी मेंशन किया है बच्चे कि जो मेरा अप्रोच है टू टीचिंग वर्ब्स इज क्वाइट डिफरेंट। येट इट इज़ वेरी सिंपल। डिफरेंट तो है बच्चे, बट मैं आपको हमेशा सिंपल और नीट वे में सिखाता हूँ। राइट, सो आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड पेशेंस, सो प्लीज हैव पेशेंस। ओके, एंड स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश दिस पार्ट। ओके, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया बच्चे कि वर्ब्स जो है वो, इसे हम कॉर्नरस्टोन भी कहते हैं ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बट मैं आपको इसको इसलिए कवर अप करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो आप इसे एक्सप्लोर कर लो। जिसका मतलब होता है कि कहीं आप ये ना समझें, तो मैं हर नुआंसेस को टच करना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ब्स तो है बैकबोन, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये ऐसा मत समझना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट verbs occupy a unique and special place in English. Okay, और आप ये insight को discover करोगे during the session. Okay, okay. Now, before we dive into the nuances of this topic, यानी कि जब हम इसे exactly हम जब इसे explore करेंगे from the very basics, let's first discuss this common error, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे कि आप ये जानो, क्योंकि ये कॉमन एरर भी है और ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश भी है। आप शायद आज भी ऐसे ही वर्ब्स को रेफर करते होंगे, ऐसे ही लेबल करते होंगे, ऐसे ही बोलते होंगे, बट आपको नहीं बोलना है फॉर टू रीजंस कि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, और दूसरा बच्चे, ये सिर्फ कन्फाइंड है
बहुत सारे स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है, बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स इस टर्म्स को यूज़ करते हैं, बट ये यूनिवर्सली और ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं आपको हर वो चीज़ पढ़ाता हूँ, हर वो कन्वेंशंस पढ़ाता हूँ जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और मैं आपको उसमें वेरिएशंस भी देता हूँ, राइट। बट ये बहुत कॉमन एरर है जिसे मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा, कि V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये टर्म्स यूज़ होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के कहने को, बट ये ग्लोबली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्म्स नहीं है। आप इसे कह सकते हैं कि ये डायलेक्ट है, यानी कि स्पेसिफिक टर्म्स है। डायलेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स मतलब कि कुछ स्कूल्स इसे यूज करते हैं, इंग्लिश टीचर वो समझते हैं, आप भी समझते हो बच्चे, बट आप ग्लोबल इंग्लिश आप सीख रहे हो, तो आप हर कुछ जो सीखोगे वो ग्लोबली एक्सेप्टेड सीखोगे और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सीखोगे। ओके, तो आप इसे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड और अप्रिशिएटेड कन्वेंशंस नहीं है। आप समझते हो, दैट्स ओके, मैं भी समझता हूं, बट आपकी जो ऑडियंस है बच्चे, हमेशा आप अपने माइंड में लेके चलना कि आपकी ऑडियंस पूरा वर्ल्ड है, आप उनसे कम्युनिकेट करने जा रहे हो, तो आप जो बोलते हैं और आप जो लिखते हैं उसी से आप कम्युनिकेट करते हैं। वो कितना इफेक्टिव है और वो कितना एंगेजिंग है, कितना मीनिंगफुल है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, एज यू लर्न ग्लोबल इंग्लिश, प्लीज अवॉइड यूजिंग दीज टर्म्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड। आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, आप क्लैरिटी इसलिए बच्चे क्योंकि ये मैं समझता हूँ, हो सकता है आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो नहीं समझते हैं, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिगेंस इन योर कम्युनिकेशन। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि सर अगर मुझे वो नहीं बोलना तो मुझे क्या बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इंस्टेड incorporate those conventions in your speech and writing always, not only this, मैंने आपको हमेशा वो कन्वेंशन दिया है आपके स्पीच और राइटिंग में जो आपको वाइडली एक्सेप्टेड है, अप्रिशिएटेड है अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं इसके लिए भी आपको वो कन्वेंशन दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है बच्चे, टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकर आफ्टर ऑल, और उसके लिए आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जो वाइडली एक्सेप्टेड है और जो वाइडली अप्रिशिएटेड है। ओके, नाउ नोट, वी कैन ओनली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं बच्चे कि हमसे बोलते हैं सिर्फ कि वी वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। हम कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं? क्योंकि जब हम अडेयर करते हैं टू द ग्लोबल इंग्लिश conventions that are widely accepted and appreciated around the world, then only, otherwise आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर सकते। सो नाउ इज द टाइम, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कन्वेंशन यूज करेंगे। तो जहां पर आप V1 बोलते हैं बच्चे, देखो V1 आप समझते होंगे, मैं भी समझता हूं, बट ये राइट टर्म नहीं है, यानी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, और आप उसे सिंपली द इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं और द रूट वर्ड। तो आपके पास तीन कन्वेंशन है, बट ये कॉमनली एक्सेप्टेड है, ये भी बहुत लोग समझते हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो वर्ब होता है जिसके पीछे टू आ सकता है, विच प्रीसीड्स बाय टू। ओके, सो टू गो बोल सकते हैं, टू ईट बोल सकते हैं, तो आप ऐसे भी समझते हैं, इसे हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इसे ही इन्फिनिटिव कहते हैं और इसे ही रूट वर्ड कहते हैं। गो, ईट, प्ले, तो आप V1 ना यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ जिसको आप V2 कहते हैं बच्चे, वो सिंपल पास्ट वर्ब है, या आप सिंपली उसे क्या कहेंगे? पास्ट वर्ब कहेंगे। ओके, प्लीज अवॉइड सेइंग V2। और V2 क्या होता है आप जानते हैं? वेंट, एट, प्लेड। ना जिसे आप V3 कहते हैं बच्चे, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? गॉन, इटन, प्लेड। ओके, तो V3 को अवॉइड करें आप प्लीज। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसे आप V4 कहते हैं, जिसमें आप S और ES लगा के जिस वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में बनाते हैं, सो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग है बट आप यूज टू हो जाएंगे जब आप इसे यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्म है जिसे आप V4 कहते हैं, आप इसे प्लीज ना कहें, आप कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। नाउ लास्ट वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ING फॉर्म भी आप कह सकते हैं, किसके लिए? जिसको आप V5 कहते हैं, यानी कि गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग। ये V5 जिसको आप कहते हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और या तो आप इसे सिंपली ING फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो यही आपको और लोगों से अलग बनाता है, और यही स्टैंडर्ड इंग्लिश है बच्चे। तो वर्ब्स को समझने से पहले मैं सिर्फ आपको वर्ब्स बहुत
ट्रेडिशनल वे में, कन्वेंशनल वे में, जो आपने ऑलरेडी सीखा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको वो सिखाऊं, मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट है। मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि इतना वास्ट टॉपिक है कि शायद मैं इसमें पार्ट्स बनाते बनाते थक जाऊं, बट आप खुद से भी जब एक्सप्लोर करोगे बच्चे तो आप समझने लग जाओगे। ओके, नाउ पास्ट पार्टिसिपल्स, एक चीज नोट करो आप, पास्ट पार्टिसिपल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। इसके लिस्ट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको ये शीट फॉर्म में आपको मैं शेयर कर दूंगा, बट ये भी बहुत लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारे इसमें वर्ब्स हैं। तो आपका क्या जानना जरूरी है, देखो आप लिस्ट जब आप रेफर करोगे ना बच्चे गूगल पे भी, तो इतने लिस्ट आपको मिलेंगे कि आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, राइट। तो वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है बच्चे कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, और जो डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में जो आप उसे यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज्ड ना हो। तो पास्ट पार्टिसिपल्स को रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल्स नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्योंकि इसके पीछे रीजन है। तो फॉर इंस्टेंस आप देखो, लर्न का लर्नड हो जाता है और लर्नड भी होता है, बोथ आर पास्ट पार्टिसिपल्स। ओके, शायद आपके लिए न्यू हो, ये भी पास्ट पार्टिसिपल, कुछ लोग इसको सिंपल पास्ट कहते हैं, ऐसे ये सिंपल पास्ट भी है और ये पास्ट पार्टिसिपल भी है। मैं आगे आपको एक्सप्लोर करवाता हूं कैसे। ऑफ द वर्ब लर्न, द फॉर्मर इज द रेगुलर वर्ब, फॉर्मर मतलब ये, वेयर एज द लैटर इज द इरेगुलर वन, जिसमें आप डी और ईडी यानी जनरली ईडी आप नहीं लगाते हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसमें हम ईडी लगाते हैं लास्ट में, लर्न के बाद हमने लगाया तो ये रेगुलर फॉर्म हो गया। और जिसमें हम ईडी फॉर्म नहीं लगाते हैं किसी और तरीके से, जनरली टी यहां पर देखेंगे आप, बट और भी तरीके हैं, तो इसे हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ओके, ना उसके पीछे रीजन क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सप्लोर करो। मैंने इसे और टॉपिक में भी एक्सप्लोर किया था, मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी आप समझो। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बच्चे, कि अमेरिकन इंग्लिश, देखिए आप हमेशा दो इंग्लिश को एक्सप्लोर करते हैं, क्या, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। व्हाई, यू नो द रीजन, वन मोर टाइम, क्योंकि इनके ही कन्वेंशंस पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, राइट। तो आपके इन्हीं के कन्वेंशंस को, सिर्फ एक नहीं, आपको दोनों कन्वेंशंस को जानना है, फॉलो क्या करना है ये टोटली आप पे डिपेंड है। ओके, सो अमेरिकन इंग्लिश ऑफ्टन फॉलोज रेगुलर फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अभी आपको पता चलेगा क्यों। ईडी फॉर्म्स को, सच एज, वो क्या फॉर्म, वो ईडी फॉर्म्स को दोनों में, चाहे वो सिंपल पास्ट में बोले या प्रेजेंट परफेक्ट में बोले बच्चे, वो हमेशा जो वर्ब, जो मेन वर्ब है, जो हम मेन वर्ब को जो फॉर्म करते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट में जो होता है वो ईडी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो दोनों में ही ईडी फॉर्म्स, यानी कि सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में वो दोनों यही फॉर्म यूज करते हैं। ओके, यानी कि ईडी वाला फॉर्म यूज करते हैं। आप देखो मैंने मेंशन किया इन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। वेयर एज ब्रिटिश इंग्लिश generally follows what? Irregular verb forms such as learnt, dreamt, spoilt in simple past and past participle. Okay, now catch क्या है, take away, Americans typically prefer ed forms for simple past and past participles, you know that, but that doesn't mean ब्रिटॉन्स डोंट यूज मैंने क्या कहा पे, कोई भी कन्वेंशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप ये मत समझना कि वो ये फॉलो करते हैं तो मैं ये वो फॉलो करूँ, नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो बच्चे आप वही फॉलो करेंगे, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटॉन्स मतलब ब्रिटिशर्स हम जनरली नहीं बोलते हैं तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि ब्रिटॉन्स डोंट यूज देम। सिमिलरली अमेरिकन्स also make use of irregular forms just as Britons do, मतलब ये दोनों interchangeable है, बट वो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, मैंने उसको हाईलाइट किया है, वो दोनों इंटरचेंज करते हैं वर्ब्स में। तो इसका क्या मतलब, इसका कैच क्या, द टेक अवे क्या है कि आप दोनों में से कोई सा भी वर्ब यूज़ कर सकते हो, सिंपल पास्ट में या अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो दैट्स टोटली अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चे। Therefore, इसलिए मैंने कहा कि डोंट स्ट्रेस टू मच who follows what. Simply use what you want to use, both the conventions of patterns, simple past में या past participles में widely acceptable है around the world. Okay? क्योंकि इन्हीं के conventions पूरा world follow करता है. Now it's time to dive into the nuances of the topics. Exactly हम कहाँ से करेंगे?
फंडामेंटल से, बेसिक से। ओके, अब आपको ये ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा। ओके, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, बट फिर भी मैं आपको डेफिनेशन जो है वो आपको 3 पार्ट्स में, सिर्फ इसके डेफिनेशन से अगर आप समझ जाते तो क्या बात थी, लेकिन इसमें जो है मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और 3 पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको इसके डेफिनेशन दूंगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्ब्स इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं कि व्हाट आर वर्ब्स। लास्ट में आप देखो कितनी आसानी से आप इसे डिफाइन कर दोगे, क्योंकि ये वास्ट है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जो ग्रामेटिकल टर्म जो यूज हुआ है उससे बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो 3 पार्ट में क्या है कि वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस बोथ फिजिकल एंड मेंटल। वर्ब्स जनरली क्या करता है, फर्स्ट पार्ट में आप ये समझेंगे, ये डूइंग वर्ड से जो एक्सप्रेस करता है एक्शंस बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ओके, ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। फिजिकल एक्शंस आप देखो, दैट इन्वॉल्व मूवमेंट और एक्टिविटी सच एज रन, मूवमेंट है, एक्टिविटी है, जंप, प्ले, ये वर्ब है। जब आप इसे टेंस में बनाते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है। ओके, तो दैट्स मैंने कहा कि टेंस भी पूरा टोटली डिपेंड है किस पे, वर्ब्स पे। नाउ शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ही जंप्ड ओवर द पर्डल, दे प्ले सॉकर। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब्स जो यूज किए हैं वो किसके लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए है, राइट। तो ये रन्स है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट है, ये आपका सिंपल आपका प्रेजेंट है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके जो चेंजेस, इसके जो फॉर्म चेंजेस होते हैं वो मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा। बट आप ये समझ लो ये कौन सा वर्ब है, हम किसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेन वर्ब को, ना कि हेल्पिंग वर्ब को। वो मैं इसके राइट आफ्टर दिस मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे क्या हैं, ये मेन वर्ब हैं। ठीक है, रन, रन्स, जम्प्ड, प्ले। ठीक है, और इसे हम कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट पार्ट में किसी एक्टिविटी के लिए, किसी एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, तो इसलिए फिजिकल एक्शन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल एक्शन के लिए यूज करते हैं बच्चे, यानी कि वो बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करता है। इसलिए कहा कि हम वर्ब्स के बिना अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, यानी कि हमें वर्ब्स चाहिए ही चाहिए कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो चाहे वो मेंटल एक्शन हो। ओके, तो मेंटल एक्शंस में क्या है, दैट इन्वॉल्व थॉट प्रोसेस और फीलिंग सच एज थिंक, ड्रीम, लाइक। देखो ये भी है, वर्ब है। इतने डेप्थ में आपको अगर नहीं समझा, मैं फिर भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इतने डेप्थ में भी आपको नहीं समझाता। क्योंकि देखो बच्चे, आपका क्या गोल है कि आप वर्ब को सही तरीके से समझ लें, सही तरीके से यूज कर लें। इतना जब आप देखेंगे, क्योंकि ये आपको कहाँ ज़्यादा हेल्प करता है, जब आप ट्रेडिशनल किसी इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में उसे पढ़ते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं जो टू मच ग्रामर, टू मच रूल्स, टू मच टर्मिनोलॉजी, वर्ब्स के ग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी वो जानते हैं, बट दे कांट एक्सप्रेस वेल बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। सो वो आइडिया नहीं है, वो गोल नहीं है। हमारा आइडिया क्या है कि हम अच्छे से बोलें, अच्छे से लिखें, यानी कि मैं आपको एक्सप्रेशंस ज़्यादा आपको बताता हूँ, उसके कन्वेंशंस आपको ज़्यादा बताता हूँ। ये भी मैं आपको नहीं बताता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा, मैंने आपको बताया, मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या आपको कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस आप ये समझे, इतना फिजिकल मेंटल एक्शंस के पीछे डेप्थ में आप ना जाएं, वर्ब को आप वर्ब की तरह यूज करें, वर्ब को आइडेंटिफाई करना आप समझ जाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, तो ये मेन आइडिया है। ठीक है, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, शी ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। ओके, so that's the whole idea. Now सेकेंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये टर्मिनोलॉजी जब मैंने बच्चों ने पढ़ा था बच्चे, मैं कभी भी नहीं समझ पाया था कि ये क्या होता है। तो मैं आपको कितनी आसानी से समझाता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। कंडीशन, एक्सपीरियंस और फीलिंग। ओके, अनलाइक एक्शन वर्ब, दीज वर्ब्स डू नॉट डिस्क्राइब एक्शंस बट रादर इंडिकेट, जनरली एक्शन नहीं करता, क्योंकि इसके स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड है, जो कंडीशन के सिचुएशन को इतना नहीं समझना, मैं आपको आगे दिखाता हूं। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट से आप समझने लग जाएंगे। ठीक है, बी फॉर्म्स कुछ नहीं होता, जो ये होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी फॉर्म्स होते हैं। डू फॉर्म यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, डू, डज, डिड। हैव के जो फॉर्म्स होते हैं वो हैज, हैव, हैड, एक हैविंग भी होता है, उसे भी हम एज अ
वर्ब यूज करते हैं। अदर फॉर्म्स जैसे सीम, फील, लव। नाउ इसमें कैच के मैं आपको बताता हूं बच्चे, अभी आप मेन वर्ब पढ़ रहे हैं, राइट? ये फॉर्म्स आपके जो हैं, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं, ये मेन वर्ब भी हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। बट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, राइट? तो आप एग्जाम्पल से, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता लगाएंगे कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब है। जनरली हेल्पिंग वर्ब इसलिए यूज होता है ताकि वो सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, बट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा हेल्पिंग वर्ब में शायद उतना मिस्टेक ना करेंगे, लेकिन मेन वर्ब में शायद आपसे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि उसके फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप मिस्टेक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि क्या वो मेन वर्ब यूज हुआ है या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। जैसे आप देखो, आप इतना डेप्थ में आपको फिर बता दे रहा हूँ, ही इज अ स्टूडेंट, ये एक्चुअली स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अगर ये होता था ही इज स्टडिंग, यानी कि कोई एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, वेदर वो फिजिकल हो या मेंटल हो, राइट? मूवमेंट हो या ना हो, उतना हमें ध्यान नहीं देना, इतना भी आपको ध्यान नहीं देना, बट आप यहाँ से पता लगा लोगे ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है। मैं आपको जब टेंस बताऊंगा, वर्ब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए टेंस बहुत आसान हो जाएगा समझना। ओके, दे आर एक्साइटेड, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पढ़ाऊंगा कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट का जो अग्रीमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस एग्जांपल्स पे गौर करो। आई वॉज एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, वी वर फ्रेंड्स, ठीक है, शी डज हर बेस्ट। ये जितने भी वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, ठीक है? आप इसे गौर करो। कुछ पोजीशन में यूज होते हैं, जो मेन वर्ब जो जनरली यूज होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग में यूज होते हैं, पोजीशन में यूज होते हैं, जैसे हैज, हैव, ठीक है, हैड, ये सारे पोजीशन में आपके यूज होते हैं। और डू का मतलब है कि एक्शन है तो, बट वो एक्चुअली मूवमेंट में नहीं है, वो एक सिचुएशन को, वो एक कंडीशन को आपके करता है, राइट? उसी तरीके से आप ये भी देख लो, सीम्स को मैंने बताया था आधार में, ही सीम्स अपसेट टुडे, ही, आई मीन जब आप इसका यूज करते हैं, ठीक है, ही सीम्स, ही फील, ही लव्स, ये भी एक आपका मेन वर्ब के फॉर्म में ही आप इसे यूज करते हैं, ये एक कहने का तरीका है। आप कह सकते हैं ही इज लुकिंग अपसेट टुडे, बट ये ज्यादा अच्छा लगता है, ही सीम्स अपसेट टुडे। आई फील टायर्ड, शी लव्स चॉकलेट, राइट? तो ये जितने भी हैं ये आपके मेन वर्ब हैं। जैसे मैंने ऐड ऑन किया है आपके लिए, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स एंड हैव फॉर्म्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, excuse me, but they also function as main verbs. So it is important to check the context of a sentence. देखो बच्चे, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बच्चे, वो कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे यूज़ कर रहे हो, आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करना चाहते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप देखो, उसी इसको बी फॉर्म का मैंने यूज़ किया, अब ये हेल्पिंग हो गया, शी इज़ रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, राइट? शी इज़ टायर्ड, मेन वर्ब इंडिकेटिंग, दे हैव फिनिश्ड, हैव पोजीशन को भी इंडिकेट करता है, बट यहाँ पे जो आपने यूज़ किया है ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है क्योंकि इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आया है। आपके सेंटेंस को गौर करना है कि आप जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है ना, क्या वो किस फॉर्म में है। तो आप ये देखो, सब के बाद जो आ रहा है वो वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। कोई आपका V5 के फॉर्म में आ रहा है, कोई आपका जिसे आप V5 बोलते हैं, राइट, ING फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आ रहा है, ये आपका सिंपल पास्ट फॉर्म में आ रहा है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ रहा है। तो इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो मैं पढ़ाऊंगा वो ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिफाई हम वर्ब कैसे करते हैं, राइट? दे हैव अ कार। नाउ मेन वर्ब पोजेशन, अब आप देखो, ये एज अ, मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये मेंशन किया है। अब इसके बाद आप देखो पैटर्न, दे हैव अ कार, हैव यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ये मेन वर्ब है। मैंने इसलिए इसमें ये मेंशन कर दिया कहीं आपको कंफ्यूज्ड थोड़ा करने के लिए कि आप कहीं ये ना समझो हेल्पिंग वर्ब, ये एज अ पोजीशन यूज हुआ है और ये मेन वर्ब यूज हुआ है। तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जनरली हमेशा आप क्या खोजने की कोशिश करेंगे, मेन वर्ब। नहीं मिलेगा तो आप इसे हमेशा समझेंगे कि ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उतने डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं आपको समझ में आने लग जाता है। जो नहीं समझ में आता है, आई एम देयर फॉर यू, ओके, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल एंड नीट वे। नाउ अब इसे देखो, आई डू नॉट लाइक मशरूम्स, डू जो है यहाँ पे वहाँ पर हमने देखा डू मेन वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा जो मैंने मैंशन किया है, डू यू डू। अब एक डू जो है यहाँ पे जिसे हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं ये हेल्पिंग है, और ये डू जो है वो आपका
मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, राइट। आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मेन वर्ब इंडिकेटिंग, ठीक है, आई डू। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्शन को, ठीक है, एग्जैक्टली यू कांट सी बट इट्स अ एक्टिविटी, ठीक है, ये सिचुएशन और ये कंडीशन को आपको बता रहा है, बट ये भी इंडिकेट कर रहा है दैट आई डू माई होमवर्क, यानी कि डू इंडिकेट क्या कर रहा है, मेन वर्ब, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एक्शन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक्शन हम जनरली बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि आपको लगता है कि एक्शन में हमेशा कोई एक्टिविटी हो तो ही आप समझेंगे, ऐसा नहीं है बच्चे, ओके। दैट्स वाई फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शंस, इसलिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज उतने डेप्थ में बताने की आपको जरूरत नहीं थी मुझे। यू कैन यूज डज एंड डिड द सेम वे, ठीक है। आप इतना ध्यान रखो बच्चे कि वर्ब को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये टोटली हम पे डिपेंड है। और आप जब सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट को हमेशा देखने की कोशिश करेंगे, ओके। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारे प्रैक्टिस वर्कशीट आपको दूंगा और आपको हेल्प भी करूंगा, ओके। नाउ थर्ड फॉर्म क्या है, इसे हम जल्दी से देख लेते हैं, वर्ब्स दैट एक्सप्रेस इवेंट्स और सिचुएशंस। आप शायद ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आज तक नहीं समझ पाया, जिस तरीके से मुझे किसी ने समझाया, या ग्रामर बुक मैंने जिस तरीके से पढ़े, देखो मैं आपको कितनी ईजी और नीट वे में समझाता हूँ। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट अकर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। वी यूज वर्ड सच एज अराइव, बिगिन, हैपन, चेंज, अकर। इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको इतना पता है, क्या पता होना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड नो। क्या आपको पता है कि यहां पर आप अराइव्स यूज करेंगे, अराइव यूज नहीं करेंगे, किस फॉर्म का वर्ब यूज करेंगे? सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि मुझे मेन वर्ब यूज करना है, राइट, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड, आप देखेंगे कि कौन से वर्ब फॉर्म को यूज करना है। फॉर्म का मतलब बेस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, सिंपल पास्ट कौन यूज करना है, ये टोटली आपसे ऑटोमेटिकली इवेंचुअली होने लग जाएगा, राइट। द मूवी बिगैन, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। द मूवी बिगैन, ये सिंपल पास्ट है। द वेदर चेंजेस, प्रेजेंट सिंपल है। एन एक्सीडेंट हैपन, सिंपल पास्ट है। द फेस्टिवल अकर्ड, सिंपल पास्ट है। तो आप ये देखो, ये किस चीज का, अब आप इसके डेफिनेशन पे जाओ, आप कितना आपको कंफ्यूज कर देगा, वर्ब्स दैट एक्सप्रेस इवेंट्स और सिचुएशंस। दैट्स ओके, आपको इतने जानने की जरूरत नहीं है। द होल आइडिया इज टू यूज the usage of verb should be right according to the subject, right, and main verb and a helping verb. Now auxiliary verbs, ठीक है, auxiliary verbs को now is the time to explore bit, बहुत थोड़े में हम समझेंगे, लेकिन आप इसे समझने लग जाएंगे, ठीक है, कि auxiliary verbs जो है are also known as what, helping verbs, इसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। आर वर्ब्स यूज्ड विद द मेन वर्ब, ये ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस। अगर हम टेंसेस में यूज कर रहे हैं तो ये जनरली क्या होता है, दिस इज द कैच, कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह रहा, ये डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है, वर्ब्स यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस। अगर आप इसके डेफिनेशन पे चल जाओगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे बच्चे। क्या एक्चुअली इसका आइडिया है, इंटेंशन है बच्चे, कि जब हम इसे यूज करते हैं तो हेल्पिंग तब ये हो जाता है जब हम उसमें एक मेन वर्ब होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म किसी में हो सकता है, राइट, तभी वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसलिए इसने मैंने ये मेंशन किया है टेंसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मूड्स, वॉइसेस और क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। These verbs help the main verb by providing additional grammatical meaning such as tense. ये याद रखना है आपको कि helping verb हम सिर्फ सपोर्ट करने के लिए मेन वर्ब को यूज करते हैं, और बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर टेंस में। आस्पेक्ट में क्या, प्रोग्रेसिव, यानी कि वर्ब के फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट आप यूज कर रहे हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करें, उस एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं कि किस वर्ब का फॉर्म का आप यूज कर रहे हैं। पहले आप टेंस, दूसरे वर्ब के फॉर्म को, टेंस में ही वर्ब होता है बट फिर भी मैंने एक्सप्लोर किया इसमें, एड ऑन इन्फॉर्मेशन, प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। वॉइस में जब आप पढ़ेंगे, मैं जनरली ये नहीं पढ़ाता हूँ बट आपको थोड़ा सा मैं इसमें मैं आपको एक्सप्लोर करने की हेल्प करूंगा। वॉइस बिकॉज ये मॉडर्न इंग्लिश में जनरली इसका यूसेज नहीं है, बट एक्टिव पैसिव में वर्ब्स के ज़्यादा यूज होते हैं, वो टोटली डिपेंड्स ऑन वर्ब्स, ओके। नाउ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप देखो, ठीक है, आपको पता है ये सारे होते हैं, ठीक है।
बी का ही फॉर्म है ये, एम, इज, आर, वॉज, वर, बिंग, बीन, यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस जनरली। हैव का फॉर्म आप देखो, ऑक्सिलरी वर्ब, हैव, हैज, हैड, हैविंग, यूज्ड फॉर परफेक्ट टेंसेस के लिए। हेल्पिंग देख रहे हैं, अगर आप जैसे मेन समझेंगे तो ये पोजीशन के लिए हो जाएगा, हेल्पिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। नाउ डू, डज, डिड, जो कि 3 फॉर्म्स है, डू, डज, डिड यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस। डू सिंपल प्रेजेंट में, डू और डज सिंपल प्रेजेंट में, डिड सिंपल पास्ट में। ओके, ऑल्सो यूज्ड फॉर, मैं इसकी बात कर रहा हूं डू की, ऑल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चंस, नेगेटिव्स एंड एम्फेटिक स्टेटमेंट्स। ये मैं आपको बताऊंगा। सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स, ये सिंपली हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है, क्वेश्चंस बनाने के लिए भी यूज होता है, और ये नेगेटिव्स बनाने के लिए भी यूज होता है। ओके, नाउ अब आप डिफाइन करो वर्ब्स को। आपने ये सारी चीजें देख ली, इन अ वेरी सिंपल वे डिफाइन द वर्ब। Verbs are words that are used with a subject. Sometimes verbs के इतनी इंपॉर्टेंस है बच्चे, इसलिए मैंने मेंशन किया है, सॉरी, कि sometimes without a subject, वर्ब को हम जनरली हमेशा सब्जेक्ट कहने की, पूरे मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत होती है, राइट। बट आपके साथ ऐसे सिचुएशंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लोर करवाऊंगा कि कैसे, और आपका वो कंप्लीट में आपको मीनिंग देगा। जनरली सब्जेक्ट उसमें ओमिटेड होता है, हिडन भी होता है, राइट। समटाइम्स विदाउट अ सब्जेक्ट, verbs are words that are used with a subject, sometimes without a subject, to state what someone, ये ज़्यादा ध्यान देना आपको, what someone or something does or what happens to them or to give information about them. अब आप इसे समझें. Now is the definition. Now is the time to understand, comprehend the definition. अब आप इसे define कर सकते हैं, right? तो ये वर्ब की डेफिनेशन, आप वर्ब की डेफिनेशन भूल भी जाओ, आप जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ एक इनसाइट है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको, मैं आपके कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत आसान लगने लगेंगे। क्यों? आप इस इनसाइट पे गौर करो। मैंने क्या मेंशन किया है? ठीक है, अगर आप, मैं ग्रामर बुक पे चला जाता, क्योंकि ये मेरी इनसाइट है और बहुत कॉमन, ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं समझेंगे, ठीक है, और बहुत सिंपल और प्लेन इंग्लिश में मैंने इसे लिखा है कि टेंस इंडिकेट्स वेदर द वर्ब इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इज दैट राइट? ओके, नोप। व्हाई? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बच्चे, इट्स अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द टेंस इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, सो इट्स द अदर वे अराउंड, ठीक है, द ऑपोजिट वे। अगर आप ये कहते हैं, समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि टेंस इंडिकेट्स वेदर द वर्ब इज प्रेजेंट, पास्ट ऑफ टेंस कुछ नहीं होता बच्चे, टेंस को हम टाइम कहते हैं, और टाइम पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता है। तो कौन बताता है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है? थोड़ा आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन से हट के आप देखें बच्चे, कौन बताता है? ओके, वो क्या बताता है आपको? वो आपको वर्ब बताता है, वर्ब के फॉर्म्स बताते हैं कि क्या जो हम टेंस यूज कर रहे हैं, वो जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो पास्ट में है, क्या वो फ्यूचर में है। तो क्या ये कहना सही नहीं है कि वर्ब्स ही डिफाइन करता है टेंस को? टेंस नहीं डिफाइन करता वर्ब को, ये वर्ब डिफाइन करता है कि क्या वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, राइट? सो आप इस पे फिर से इसको बार बार देखने की कोशिश करना। ये भी मैं आपसे, ये इनसाइट पे मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि टेंस इंडिकेट्स वेदर द वर्ब इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द टेंस इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि अब आप जानते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी वर्ब फॉर्म्स। ओके, नोट, एज यू लर्न वर्ब्स, ठीक है, you will find it much easier to grasp the concept of tense. इसलिए मैंने कहा मैं आपको tense इसके बाद पढ़ाऊंगा, not exactly right after this, but मैं आपको tense जब पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, because tense is all about the right usage of verb forms in a sentence. Okay, so which revolves, मैंने क्या mentioned, you will find it much easier to grasp the concept of tense which revolves around the correct usage of verbs. यानी कि tense revolve, वर्ब्स को आप देखेंगे कि वर्ब्स रिवॉल्व करता है, टेंस विच रिवॉल्व्स अराउंड द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब्स, यानी कि टेंस रिवॉल्व करता है द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्ब ही रिवॉल्व करता है
फॉर टेंस, ठीक है, या आप द अदर वे आप इसे समझें कि आप ये कहना चाहते हैं कि टेंस जो है रिवॉल्व अराउंड द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब्स, ये भी राइट है कहना आपका। या आप ये कहते हैं कि इंग्लिश में टेंस जो है वो वर्ब पे आपके डिपेंड है। ओके, it is also important to note that there is no future tense form of verbs। ये सबसे ज़्यादा important है। क्यों? क्योंकि verb में फ्यूचर कोई फॉर्म ही नहीं होता, फ्यूचर टेंस होता है। और वो कौन बताता है? वो हमेशा आपका वर्ब बताता है, राइट। लेकिन वर्ब के फ्यूचर तो होते नहीं, फिर आप कहेंगे कि विल शैल, वो मॉडल वर्ब्स हैं। जब मैं आपको इसके राइट आफ्टर बाद में आपको पढ़ाऊंगा मॉडल वर्ब्स, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, राइट। तो देयर इज नो फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। वी रेफर टू फ्यूचर टाइम इन सेवरल डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट फंक्शंस। हम जो वर्ब यूज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ब यूज कर लेते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, अदरवाइज कोई फ्यूचर वर्ब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या तो प्रेजेंट टेंस यूज करके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा टेंस में कि कैसे प्रेजेंट टेंस का यूज करके हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। बी गोइंग, यानी कि गोइंग के फॉर्म में प्रोग्रेसिव, यानी कि V4 के फॉर्म में, जैसे आप V4 कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के फॉर्म में हम जब ये यूज करते हैं तो ये फ्यूचर की बात होती है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये वो फॉर्म है। और विल तो आप जानते हैं, बट एक बात पे और ध्यान रखो बच्चे कि विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये मैं आपको मॉडल्स जब पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ मैंने जैसा आपको बताया था बच्चे कि ये जो टॉपिक है ना वर्ब्स, ये सबसे वास्ट टॉपिक है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू वर्ब्स। तो ये वर्ब्स के टर्मिनोलॉजी हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि हम उसी पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उतना ही हम फोकस करेंगे जितने की ज़रूरत है। एंड दैट विल ऑलवेज बी, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऑलवेज बी मोर देन इनफ। ओके, तो द एम इज टू हेल्प यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आप उससे पूछ सकते हैं वाई, बिकॉज मेरा जो एम है और आपका भी एम है, तो ये मेरा एम है कि आई वॉन्ट यू टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकर। तो इसलिए मैंने अपने एम को, ये मैंने अपना एम लेके चला है कि द एम इज टू हेल्प यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग विदाउट वरिंग टू मच अबाउट टेक्निकल टर्म्स। और ये मैंने आपको दिस फोकस स्पेशली इफ यू आर नॉट स्टडिंग फॉर कन्वेंशनल इंग्लिश एग्जाम्स। जो ट्रेडिशनल, मैंने बताया आपको, फिर से आपको बता देता हूँ, जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये उनके लिए वो टेस्ट में मार्क्स लाने के लिए तो वो हेल्प हो जाती है उनको, बट वो कभी भी फ्लुएंटली, नेचुरली, ऑथेंटिकली इंग्लिश को कभी वो नहीं बोल सकते, यानी कि वो कभी भी अपने आप को अच्छे तरीके से या किसी भी सिचुएशन को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा या आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो बहुत किया है। दैट्स वाई मैं ग्रामर पे बहुत लेस फोकस करता हूँ, which often prioritize grammar over practical usage. I have met many people who know grammar inside and out but still have difficulty expressing themselves clearly. Let's focus on developing your language skills in a more practical way. मैं आपकी language को develop कर दूंगा without worrying too much about, without teaching too much grammar to you. Okay? Now, verb is a vast topic for another reason. मैंने कहा था कि not only verb terminology that are related to verbs. In fact, जो ये vast बनाता है, there are so many topics that are directly related to verbs. क्या क्या हैं? और भी बहुत सारे topics हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे vast topic है, subject verb agreement important भी है, tense भी important है, active passive उतना important नहीं है, मैं generally नहीं पढ़ाता हूँ, but फिर भी आपको बता दूंगा। कंडीशनल्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, मॉडल्स में आपको पढ़ाऊंगा, मॉडल वर्ब्स, मॉडल और मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स ये मेरा वन ऑफ द इन फेवरेट टॉपिक्स है, और मैं वोकैबुलरी के सब्स्टिट्यूट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स कुछ नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रीपोजिशन और मेन वर्ब का। सॉरी, ये आपका जो फ्रेजल वर्ब्स है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब्स का, ठीक है। जैसे लुक फॉर, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक आफ्टर, ओके, दीज टाइप ऑफ जो वर्ब्स होते हैं ये भी वर्ब ही होते हैं, बट उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो वोकैबुलरी जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वोकैबुलरी में आपको वर्ड इनकरेज नहीं करता कि आप वर्ड को एक्वायर ना करें, बट अगर आप हमेशा ऐसे सब्सटीट्यूट करेंगे ना फ्रेजल वर्ब से, जो एक ब्लेंड होता है
प्रेपोजिशन और आपके वर्ब से, तो आप उसे हमेशा देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेजल वर्ब्स, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली टायर्ड, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। फ्रेजल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। सो लुक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। लुक प्रेपोजिशन, सॉरी, लुक मेन वर्ब, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन। सो लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ठीक है, गेट इनटू, गेट अलोंग, तो ये बहुत सारे जो लुक फॉरवर्ड टू, ये सारे, ये एक्सप्रेशन भी है, ये इसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी अबाउट दैट, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो ये भी बहुत वास्ट हो गया है। बट मैं इस लेसन के बाद आपको जो सेशन कंडक्ट करूँगा वो शॉर्ट करूँगा, बट ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, तब आपके लिए, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा ना। अब जो आप सीखेंगे ना, वो आपके लिए सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी कि मैं क्यों, देखिए वाई बहुत ज़रूरी है बच्चे, मैं क्यों पढ़ाता हूँ ऐसे, क्योंकि आपका वाई जब क्लियर होगा ना, मैं किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो क्या मुझे उसका यूसेज है, मैं उसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ एक्सप्रेशंस में, अपने स्पीच में, अपने राइटिंग में, और क्या इसका टॉपिक का जो रिलेशन है एक दूसरे से क्या है। आप हमेशा देखेंगे इंग्लिश में हमेशा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, वर्ब्स तो हमेशा एक दूसरे से बहुत रिलेटेड होता है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नाउ इसके बाद आई टीच दीज टॉपिक सेपरेटली, ये मैं टॉपिक को हमेशा आपको सेपरेटली पढ़ाता हूँ क्योंकि ये वास्ट टॉपिक ये भी है। आई विल टीच फ्रेजल वर्ब्स कब, जो मैंने आपको बताया, अब जब मैं प्रेपोजिशंस पढ़ाता हूँ तो ही मैं फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि फ्रेजल वर्ब्स कुछ नहीं है, इट्स अ ब्लेंड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन। ओके, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा। Now that you have explored main verbs and auxiliary verbs, it will be easier for you to comprehend modals, right? Modals मैं आपको next topic में पढ़ाऊंगा. So the next topic is modals, modal verbs और modal auxiliary verbs. अभी ये topic बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है बच्चे. I don't know verbs के topic को मैं कब finish करूंगा. तो मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ कि बच्चे कि verbs के बिना इंग्लिश अधूरी है, वर्ब्स के बिना हम सब अधूरे हैं, यानी कि हम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें वर्ब्स ही चाहिए होता है कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को, सिचुएशन को, कंडीशन को, किसी भी चीज़ को हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब्स। इसलिए वर्ब्स को कहा जाता है, वर्ब्स आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ब्स आर द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स कितना इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों आपको स्ट्रेस देता हूँ, क्यों आपको एनकरेज करता हूँ कि प्लीज़ वर्ब्स को आप समझने लग जाएंगे। इफ़ यू गेट द वर्ब्स राइट, everything will be all right. So I thank you so much for your patience and time, and get this language right and everything will be all right. Take care. Have a good time.